हाँ, हम देख रहे थे क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो देखिए हमने देखा एंडोक्राइन ग्लैंड, इसकी डेफिनेशन हमने देखी और ग्लैंड क्या होती है उसको हमने जाना। एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे पहले बात आती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी क्यों करनी पड़ रही है हमें। तो इसके पीछे देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखता हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि ये मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बस समझने के लिए आप देखिए, ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी जो है इसमें 3 काम होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक तो इसमें इस बॉडी का कंट्रोल जरूरी है, कंट्रोल, और एक इस बॉडी का कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जरूरी है, और एक इंटीग्रेशन जरूरी है, इंटीग्रेशन। देखिए मैंने 3 शब्द लिखे हैं यहां पर, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, अर्थात नियंत्रण, नियमन और समन्वय। इसको हम क्या कहेंगे? रेगुलेशन भी कह सकता हूं मैं यहां पर, रेगुलेशन। देखिए यहां 3 शब्द हमारे सामने आए हैं, नियंत्रण, नियंत्रण, नियमन, समन्वय। ये 3 शब्द हैं। जब तक बॉडी में ये तीनों काम हो रहे हैं तब तक हमें कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। कैसे? आप सीधा खड़ा होकर चलने चाहते हैं तो आपकी बॉडी को इरेक्ट रखने के लिए आपकी मसल्स में और आपकी बोन्स में एक कंट्रोल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैं ये हाथ उठा रहा हूँ तो मेरी मसल्स और बोन्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी मैं इधर मेरे इसको रेडियस और अल्ना को लाना चाहता हूँ ह्यूमरस के पास में, तो यहाँ की जो मसल्स हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल होना चाहिए। और उससे जो मैं ये मार्कर पेन पकड़ रखा हूँ, इसके लिए ये सारे काम जो हो रहे हैं वो नियमन, नियंत्रण और समन्वय की वजह से हो रहे हैं। ऐसा इसका मतलब मैं ये काम कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये तीनों काम हो रहे हैं। जनरली पूरी बॉडी में एक वायरिंग पड़ी है। ये तीनों काम करने के लिए पूरी बॉडी के अंदर अगर हम इन तीनों फंक्शन की बात एक जगह कर लें तो इसके लिए हमारी बॉडी में एक वायरिंग पड़ी है। इस वायरिंग को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्या पड़ी है भाई? वायरिंग, यानी तार पड़े हैं जिनमें इलेक्ट्रिक इंपल्स दौड़ते हैं, विद्युत आवेग दौड़ते हैं। उसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। आपने खूब पढ़ा होगा इसको, तंत्रिका तंत्र। इसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये जो तंत्रिका तंत्र है ये पूरी बॉडी में कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का काम करता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, और वो क्या है? हमारी जो ये पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर तंत्रिका तंतु नहीं पहुंच पाते। यानी हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में न्यूरॉन्स नहीं पहुंच पाते, तो उस सेल का जो कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, इंटीग्रेशन है, वो किसके द्वारा हो? इसके लिए हमें एक और सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो दोनों मिलके ये काम करते हैं, और उस सिस्टम को कहते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम। क्या कहते हैं भाई? एंडोक्राइन सिस्टम। और इसे हम हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। क्या कहते हैं भाई? अंतःस्रावी तंत्र। तो यहां देखिए, मैंने कहा कि ये पूरा काम जनरली इसके द्वारा किया जाता है, लेकिन हमारी शरीर की जो अनेकों कोशिकाएं हैं
उन सारी कोशिकाओं में तंत्रिका तंत्र वाले तंत्रिका तंतु नहीं पहुंच पाते, तो उन सेल्स का कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन बॉडी के साथ में बना रहे, आपकी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो बना रहे, आपकी बॉडी बाहर के वातावरण और अंदर के वातावरण में सामंजस्य स्थापित करके रख पाए। इसके लिए एक सिस्टम बेचारा इसके साथ मिलके काम करता है, उसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम में हम किसकी स्टडी करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड की करते हैं। अब मुझे लगता है कि एंडोक्राइन सिस्टम या केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन क्या होता है उस टर्म को आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पर हमने देखा कि यहां दो सिस्टम थे, कौन कौन से? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों को मैं क्या करता हूं, एक जगह सर्किल में बंद कर देता हूं और इससे साइंस की एक नई ब्रांच का जन्म होता है, जो बॉडी के अंदर कंट्रोल, रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन ये काम करते हैं, ये मिलकर के ये काम करते हैं। तो इस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं भाई? इस ब्रांच को हम नाम देते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या नाम देते हैं इसको? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो आपको पूछा जाए कि तंत्रिका अंतःस्रावी विज्ञान से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखिए उसमें कि बॉडी के होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए जो बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके जो फंक्शन करते हैं, वो इसको तैयार करते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी साइंस की ब्रांच को। तो ये सारा काम किस लिए किया कि हमारी जो ये बॉडी है इसका होम्योस्टैसिस बरकरार रहे, जिसे आप हिंदी में कहते हैं समस्थापन, यानी बाहर के वातावरण का और शरीर के अंदर के वातावरण का सामंजस्य, संतुलन बना रहे। बाहर ठंड बढ़े, बाहर ज़्यादा गर्मी पड़े, बाहर के वातावरण में आपके एडवर्स कंडीशंस आ रही है, तो अपने आप को आप मेंटेन कर सके, ये सारा जो सिस्टम है वो ये दोनों सिस्टम मिलके करते हैं। और इनमें जो ये एक सिस्टम, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हर सेल में तंत्रिका तंतु नहीं जा पाते, इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत पड़ी। और इस एंडोक्राइन सिस्टम को हम स्टडी करते हैं किसके साथ? नर्वस सिस्टम के साथ, इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसका सीधा सा अर्थ है कि विज्ञान की वैशाखा या ऐसा कोई सिस्टम जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं, वो सारा का सारा एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो ये हमने देखा इसके बारे में, हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, क्यों इसकी आवश्यकता है। अब यहाँ पर कुछ टर्म आते हैं, देखिए। सबसे पहला टर्म बात करते हैं हम कि फादर कौन है? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, अर्थात एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब हो गया, एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब हो गया विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन विच सिस्टम वी नोज एंडोक्राइनोलॉजी। तो फादर कौन है? तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी को देखिए, ये आपको याद रखना है, थॉमस एडिसन। क्या नाम है भाई? थॉमस एडिसन, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन थे? थॉमस एडिसन। और थॉमस एडिसन साहब को हम अंतःस्रावी विज्ञान का जनक क्यों मानते हैं? इसके पीछे रीजन है। जो थॉमस एडिसन साहब थे, उन्होंने 1855 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया, जो एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि होती है उसके कॉर्टेक्स पार्ट को हटा दिया और उससे जो विकार बच्चे में उत्पन्न हुए उसको इन्होंने दुनिया के सामने रखा। इस वजह से इनको जो खिताब दिया गया फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी का, और उस बच्चे में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को हटाने से विकार उत्पन्न हुए थे उसे रोक दिया, उस डिजीज को नाम दिया गया एडिसन डिजीज, इनके नाम के सम्मान में। तो ये हो गया फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, थॉमस एडिसन साहब। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा हम देखते हैं स्टडी ऑफ
एंडोक्राइन सिस्टम क्या कहलाता है? हमें मालूम है, इसको बोलते हो आप एंडोक्राइनोलॉजी। ये दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल बनता है इसमें, जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें थॉमस एडिसन साहब का नाम आया, एंडोक्राइनोलॉजी नाम आया। इसके बाद में एक जो एंडोक्राइनोलॉजी है इसका एक अदर नेम है, अदर नेम, और वो अदर नेम कौन सा है? इसको बोलते हैं हम हार्मोनल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम। ये हार्मोनल सिस्टम क्यों कहा? क्योंकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, उसी का दूसरा नाम है ये एंडोक्राइन सिस्टम। इसका दूसरा नाम ये क्यों पड़ा? क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम में हमने देखा जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनके प्रोडक्ट को हम हार्मोन कहते हैं। जो अगला वीडियो हम पढ़ने वाले हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन आज हो रही है, इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड का जो प्रोडक्ट होता है हार्मोन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से, भले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, भले यूनिवर्सिटी या बोर्ड एग्ज़ाम हो, तो उसमें हम हार्मोन्स के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए हमने हार्मोनल सिस्टम के रूप में जाना क्योंकि इनका प्रोडक्ट ही क्या होता है, ये होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इनका नाम, इनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो इसकी डेफिनेशन आजकल क्या है, बदल गई है थोड़ी सी। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों की परिभाषा हम क्या दें? अंतिम एक लाइन, पहले तो यही माना जाता था कि शरीर की ऐसी ग्रंथियां जो कि अपने स्राव को सीधे रक्त में डालती थी उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते थे। लेकिन आजकल क्या है, वर्तमान जो प्रेजेंट साइंस है उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड की जो डेफिनेशन है वो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड में जो आज वर्तमान डेफिनेशन है उसमें हम ये लिखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है उसमें ये कहेंगे हम कि वे ग्रंथियाँ जो कि बहुत शुष्क मात्रा में अपोषक रसायन उत्पन्न करती है। क्या? अपोषक, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, अपोषक रसायन, वो भी शुष्क मात्रा में, बहुत शुष्क मात्रा में, जो कि रासायनिक संदेशवाहक का काम करते हैं, केमिकल जो कि रासायनिक संदेशवाहक का काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं बॉडी के अंदर, और वो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन बना के रखते हैं। तो वो ग्रंथियां क्या कहलाएगी? एंडोक्राइन। फिर भी आप एक लाइन में अंतःस्रावी ग्रंथियों की परिभाषा सीधा लिख सकते हैं कि शरीर में मिलने वाली ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे बिना किसी नलिका की सहायता से, विदाउट डक्ट की सहायता से सीधे रक्त में डालती है, उन सारी ग्रंथि को हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की श्रेणी में रखते हैं। तो ये आप जो भी ये देख पा रहे हैं इसकी PDF आपके लिंक में मिल जाएगी। आप लोगों से, आप सभी छात्रों से ये अपेक्षा रहेगी कि आप अपने नॉलेज को अपडेट रखें और साथ में इन वीडियोज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को पहुंचाएं, क्योंकि रोज़ाना आपके लिए अब एक कंटेंट तैयार होने वाला है और ये सीरीज़ तब तक जारी रहेगी जब तक कि आपकी स्टडी कंटिन्यू नहीं हो जाती। इस तरह से हमने एंडोक्राइन ग्लैंड का इंट्रोडक्शन देखा। अब अगले वीडियो में हम एंडोक्राइन ग्लैंड का जो प्रोडक्ट था जिसको मैंने हार्मोन्स कहा है, हार्मोन्स को लेके आएंगे और देखेंगे कि हार्मोन क्या होते हैं, क्या उनका एक्शन होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और
क्या फंक्शन वो करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हॉर्मोन्स का फीडबैक कैसे होता है, हार्मोन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, बॉडी की सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स जो हैं किस तरह से उनको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है और किस तरह से उनका फंक्शन होता है। अगले वीडियो में हम हार्मोन्स के साथ में फिर से आपके सामने आएंगे। थैंक यू।